नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक 400 साल पुराने साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। खासकर जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही मजेदार और काम की होने वाली है। क्योंकि देखिए, साहित्य को सिर्फ रटने से बात नहीं बनती। अगर हम उसे आज के दौर के उदाहरणों से जोड़ लेना, तो वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। आज हम शेक्सपियर के सोनेट 27 और 28 के जरिए एक ऐसे इंसान के दिमाग में झांकने वाले हैं जिसका शरीर तो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन दिमाग है कि एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ा है। ये सिर्फ कोई साधारण कविता नहीं है, ये एक थके हारे यात्री की वो गहरी पुकार है जिस पर आधुनिक मनोचिकित्सकों तक ने रिसर्च की है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। दिन भर की कोई बहुत ही थका देने वाली बिजनेस ट्रिप रही हो, या फिर शहर के उस जानलेवा ट्रैफिक से जूझकर कोई घर पहुंचा हो। शरीर ऐसा हो जाता है कि बस बिस्तर पर गिरते ही सुन्न हो पड़ जाए, लेकिन दिमाग शांत ही नहीं हो रहा। अचानक दिमाग फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। दुनिया भर की चिंताएं, विचार या दूर बैठे किसी अपने की यादें इंसान को सोने ही नहीं देती। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ना। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल यही सटीक भावना इन सोनेट्स में बेहद खूबसूरती से पिरोई गई है। ये आज का उदाहरण हमें उस 400 साल पुरानी पीड़ा से सीधा जोड़ देता है। अब इस कविता को गहराई से समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना जरूरी है। 1590 के दशक का थिएटर आज की तरह बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं था। 1592 में लंदन में प्लेग की बहुत ही भयानक महामारी फैल गई थी। हालत ये थी कि सुरक्षा के लिए 1593 और 94 तक साले थिएटर बंद करने पड़े। अब अभिनेताओं के पास पैसे कमाने का और कोई रास्ता तो था नहीं, तो उन्हें लंदन से बाहर कीचड़ भरी कच्ची सड़कों पर अपनी थिएटर कंपनी के साथ टूर पर निकलना पड़ता था। अपना सारा सामान गाड़ियों पर लादकर घोड़े की पीठ पर मीलों का सफर। मतलब जब कवि अपनी कविताओं में ट्रैवल और टॉयल यानी कठिन परिश्रम और यातना का जिक्र करता है, तो वो कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा है। ये उनकी बहुत ही वास्तविक और रोजमर्रा की थका देने वाली सच्चाई थी। चलिए अब सोनेट 27 में थोड़ा गोता लगाते हैं। पहली ही लाइन है, वेरी विथ टॉयल आई हेस्ट मी टू माई बेड, यानी अपने काम और यात्रा की थकान से चूर होकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर जाता हूं। लेकिन क्या उसे आराम मिलता है? बिल्कुल नहीं। शरीर तो बिस्तर पे लेट गया, लेकिन दिमाग उस दूर बैठे प्रिय व्यक्ति की ओर एक नई और दर्दनाक यात्रा शुरू कर देता है। शरीर का काम खत्म और दिमाग का टॉर्चर शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे साथियों के लिए यहाँ एक बहुत ही शानदार प्रो टिप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो टॉयल शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, वो सिर्फ शारीरिक थकान नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के संघर्ष को दिखा रहा है। अब जरा एलिजाबेथन काल के किसी सराय की कल्पना कीजिए। उस जमाने में बिजली तो होती नहीं थी। रात के समय सराय का कमरा ऐसे घुप अंधेरे में डूब जाता था जिसकी कल्पना हम आज के जगमगाते शहरों में कर ही नहीं सकते। बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा। और इस डरावनी अंधेरे में उस थके हुए कवि की आंखें खुली हैं। उसका दिमाग अपने प्रिय, जिसे फेयर यूथ कहा गया है, कि एक चमकती हुई शैडो यानी छवि उकेरता है। यहाँ एक बात साफ कर दूं, शेक्सपियर के दौर में शैडो का मतलब सिर्फ कोई काली डरावनी परछाई नहीं होता था, बल्कि इसका मतलब एक आंतरिक दृष्टि या किसी का मानसिक प्रतिबिंब होता था। तो उस घुप अंधेरे में वो छवि आखिर दिखती कैसी है? कवि कहता है, विच लाइक अ जूल हंग इन गास्टली नाइट। और ये लाइन उस समय के लोगों के विश्वास को बहुत ही शानदार तरीके से सामने लाती है। दरअसल एलिजाबेथन युग में लोगों का मानना था कि कुछ खास रत्नों या हीरों के अंदर अपनी खुद की रोशनी होती है, वो खुद चमकते हैं। तो उस भयानक डरावनी रात में दूर बैठे प्रेमी की वो मानसिक छवि एक ऐसे चमकते हुए रत्न की तरह लटकी है जो उस काली रात को भी खूबसूरत बना देती है। परीक्षा के नजरिए से अगर देखें तो ये मेटाफॉर यानी रूपक का एक बहुत ही शक्तिशाली और बेहतरीन उदाहरण है। अब देखते हैं कि ये कहानी सोनेट 28 में कैसे आगे बढ़ती है। ये सोनेट 27 का ही सीधा विस्तार है। यहाँ कवि ने दिन और रात का मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया है। वो लिखता है, डे बाय नाइट एंड नाइट बाय डे ओप्रेस्ड। मतलब उसने दिन और रात को दो ऐसे क्रूर अत्याचारी शासकों के रूप में दिखाया है जो वैसे तो एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं, लेकिन इस थके हुए यात्री को टॉर्चर करने के लिए उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है। सोचिए, क्या कमाल की कल्पना है। तो इसका सबसे अहम पहलू ये है कि कवि एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। दिन भर वो घोड़े पर सवार होकर धूल कीचड़ भागता हुआ शारीरिक रूप से टूटता रहता है, और
रात को जब वो आंखें बंद करके थोड़ा आराम करना चाहता है तो उसे ये एहसास टॉर्चर करता है कि वो अपने प्रिय से कितनी दूर है। ना तो दिन की कोई चापलूसी काम आ रही है और ना ही हद से ज्यादा थकान उसे नींद दिला पा रही है। ये बस शारीरिक और मानसिक पीड़ा का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन गया है। खैर, यहाँ तक तो हमने साहित्यिक सुंदरता की बात की, लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। इन शब्दों को लिखने वाला ये थका हारा यात्री आखिर कितने साल का है? क्या ये कविताएं सच में एक 30 साल के युवा ऊर्जावान अभिनेता ने लिखी हैं? यहीं से एक बहुत ही आकर्षक क्लिनिकल या मेडिकल रहस्य की शुरुआत होती है। डॉक्टर एलियट स्लेटर नाम के एक बेहद प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक ने इन सोनेट्स का मनोवैज्ञानिक नजरिए से विश्लेषण किया था और उनका शोध कवि की वास्तविक शारीरिक स्थिति पर कुछ बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले सवाल खड़े करता है। डॉक्टर स्लेटर ने इस बात पर हाथ जोर दिया कि कवि उम्र बढ़ने, चेहरे की झुर्रियों, शारीरिक पतन और नजदीक आती मौत को लेकर कुछ ज्यादा ही ग्रस्त था। उदाहरण देखिए, सोनेट 2 में वो डीप ट्रेंचेस कहकर माथे की झुर्रियों की तुलना गहरी खाइयों से करता है। सोनेट 62 में टैंड एंटीक्विटी के जरिए खुद को धूप में झुलसा हुआ और बहुत पुराना बताता है। सोनेट 63 में वो अपने शरीर को क्रश्ड और ओवरवॉर्न यानी कुचला और घिसा हुआ बताता है। और सोनेट 73 में द ट्वाइलाइट ऑफ सच डे लिखकर अपनी उम्र को ढलती हुई शाम बताता है। सच कहूं तो ये पंक्तियां सिर्फ कोई कविता नहीं लगती, ये किसी ऐसे इंसान की आवाज लगती है जो सचमुच अपने जीवन के अंतिम दिनों को महसूस कर रहा हो। और अब यहाँ जो अजीबोगरीब विरोधाभास सामने आता है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ हमारे पास विलियम ऑफ स्ट्रैटफोर्ड हैं, जो 1596 के आसपास लगभग 32 वर्ष के रहे होंगे, मतलब अपनी जवानी और करियर के एकदम चरम पर। और दूसरी तरफ इन सोनेट्स का कवि है जो खुद को एक ऐसा बुजुर्ग, जर्जर और मौत की राह देखने वाला पिता बता रहा है जिसकी उम्र और उसके युवा प्रेमी के बीच एक पूरी पीढ़ी का फासला है। जरा सोचिए, एक 32 साल का एकदम स्वस्थ इंसान खुद का इतना जर्जर वर्णन भला क्यों करेगा? डॉक्टर स्लेटर ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपना मेडिकल नजरिया सामने रखा। उनका कहना है कि इन सोनेट्स में जिस तरह के भयानक डिप्रेशन और उम्र ढलने की जिस बारीक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, वो इतना सटीक और अंदरूनी है कि ये सीधे तौर पर लेखक की सच्ची पहचान और उसकी शारीरिक स्थिति पर सवाल उठाने का एक लॉजिकल आधार देता है। देखिए, हम यहाँ किसी एक पक्ष या थ्योरी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्रोतों से ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि कवि की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति इन कविताओं में दिखती है, वो पारंपरिक इतिहास में पढ़ाई जाने वाली विलियम की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये वाकई साहित्यिक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो ये सारी बातें हमें अंत में एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं जहां एक इंसान रात के घुप अंधेरे में आंखें फाड़े दूर बैठे अपने प्रिय की छवि देख रहा है, तो क्या ये महज एक युवा टूरिंग एक्टर की कुछ समय की थकावट है, या फिर क्या ये पंक्तियां किसी ऐसे अनुभवी, उम्रदराज और बीमार व्यक्ति के दिमाग की उपज हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपकर रह गया? सच्चाई जो भी हो, ये विश्लेषण हमें शेक्सपियर के काम को सिर्फ शब्दों की तरह रटने के बजाय एक गहरी मानवीय पीड़ा के रूप में समझने की प्रेरणा देता है। और हमारे जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही वो आलोचनात्मक नजरिया है जो किसी भी विषय को सच में जीवंत बना देता है। सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही शानदार विषय है ना?